हाँ, तो अब तक हम लोग ये समझे हैं कि भाई कौन कौन सा एक्सिटरी प्रोडक्ट है ना, और उन्हें एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास मोर और लेस कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। नाउ हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस पे, वो है यूरिनरी सिस्टम पे, ठीक है। पर इससे पहले कि यूरिनरी सिस्टम पर आए तो हम लोग मेजर, एक्चुअली देखिए, एक्सक्रीशन टर्म यूज होता है बेसिकली उनके लिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्मेशन को प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट या एक्सक्रीटरी मैटर, और एक्सक्रीटरी मैटर कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। कई बातें हैं। पहला हो गया कि एक्सक्रीटरी वेस्ट ये प्राइमरीली कौन होते हैं, प्राइमरीली होते हैं ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, प्राइमरीली होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। और इनमें आएंगे कौन कौन, एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये हम लोग जानते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते समय इसके बारे में खूब बात किए हैं। उसके बाद जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वैसे एनिमल्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एमोनोटेलिक, ठीक। यूरिया एक्सक्रीट करने वाले के लिए यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड वाले को यूरिकोटेलिक, को लग जाता है, वो यूरियो है, ये यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो ये हो गया एमोनोटेलिक, ये हो गया यूरियोटेलिक, और ये हो गया यूरिकोटेलिक। यहां तक हम लोग जानते हैं। अब एनिमल किंगडम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल किंगडम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल किंगडम। और इसमें देखिएगा, एक्चुअली ये है ह्यूमन का, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन की स्टडी करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा बेसिक लेते हैं, प्रीवियस देखते हैं कि भाई इसमें जो इतना डेवलपमेंट एडवांसमेंट हुआ कहां से यहां तक पहुंचे हम लोग, राइट। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव एनिमल्स लाइक दैट ऑफ द पॉरीफर्स, पॉरीफेरा, स्पॉन्ज जिनको कहते हैं, स्पॉन्जेस में, सिलेंटेरेटा में, टीनोफोरा में, प्लेटिहेलमिन्थस में, प्लेटिहेलमिन्थस नहीं, टीनोफोरा तक में क्या स्ट्रक्चर रहता है जिससे एलिमिनेट करता है अपने वेस्ट को। ऑफ कोर्स ये सब वाटर में पाए जाते हैं, तो ये तो अमोनोटेलिक होंगे ही होंगे, राइट। अब ये अमोनोटेलिक हैं, इनके अमोनिया एलिमिनेट करने का रास्ता कौन सा है, याद है, बॉडी वॉल, सेलुलर लेवल एक्सक्रीशन, सेल लेवल पे एक्सक्रीशन करते हैं। और जहां पे टिश्यू ग्रेड आ गया जैसे सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, ये बॉडी वॉल से एक्सक्रीट करते हैं सराउंडिंग वाटर में, देखे ही होंगे उसमें वाटर सर्कुलेशन करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। सो पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, excretion at the level of body wall,
एट द लेवल ऑफ बॉडी वॉल। भाई जिसके पास बॉडी वॉल सेलुलर लेवल का है वो सेल लेवल पे करेगा, जिसके पास बॉडी वॉल टिश्यू लेवल का है टिश्यू लेवल पे करेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर हम लोग पॉरीफेरा को देखते हैं, इनमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, तो ये सेलुलर लेवल एक्सप्रेशन करेंगे। टिनोफोरा और सिलेंटेरेटा इनके पास टिश्यू है तो टिश्यू लेवल पे एक्सप्रेशन करेगा, राइट। वो बॉडी वॉल का ऑर्गेनाइजेशन किसी में सेल लेवल है जैसे पॉरीफेरा, किसी में टिश्यू लेवल है जैसे सिलेंटेरेटा टिनोफोरा, तो इनका एक्सप्रेशन उस लेवल पे होगा और ये क्या होंगे एमोनोटेलिक, ठीक, ये हम लोग जानते हैं। तो देख रहे हैं फायदा हो रहा है ना, हम लोग जब ह्यूमन पढ़ने के पहले एनिमल पढ़ कर आए तो एक लिंक एस्टेब्लिश होता जा रहा है कि देखिए ये एक्सिटरी मैटर है, इनको एलिमिनेट ऐसे लोग करते हैं और इनका एक्सक्रीशन का मीडियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब आ जाइए प्लेटिहेलमिन्थस। इसमें क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए, याद है? यस, फ्लेम सेल्स, ये तो शायद क्वेश्चन में भी पूछे थे। ये एक्सिटरी स्ट्रक्चर है, ये एक्सिटरी स्ट्रक्चर है इसका। प्लेटिहेलमिन्थस के बाद नीमाथाइलमिन्थस, यानी नेमेटोड्स या एस्केलमिन्थस जिन्हें कहते हैं, इनका एक्सिटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर रेनेट सेल्स। बुक स्टडी कीजिएगा, देखिएगा मिलेगा, इस चैप्टर में भी इनको मेंशन किया है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस वी आर डूइंग दिस। अब इनके बाद आगे बढ़े अगर, ठीक है, तो काम कीजिए पहले यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां से आगे बढ़े, हम लोग नीमाथाइलमिन्थस तक कर चुके, इसके बाद आएगा कौन, तो एनेलिडा। और इस एनेलिडा का एक्सिटरी स्ट्रक्चर ये होता है नेफ्रेडिया, और इसमें नेफ्रेडिया होते हैं फेरिंजियल, क्यूटेनियस एंड सेप्टल, यानी फेरिंजियल नेफ्रिडिया, क्यूटेनियस नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया। बॉडी पर अलग अलग पोजीशन पर पाए जाने वाले नेफ्रिडिया को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। काम सबका एक ही, नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन। कुछ नेफ्रिडिया इस एनिमल में अमोनिया रिलीज करता है, कुछ नेफ्रिडिया इसमें यूरिया रिलीज करता है। इसका क्लासिक एग्जांपल, रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है अर्थवर्म। और अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स क्यों कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग में जो यूज करते हैं उसके पीछे रीजन क्या है कि अर्थवर्म खाने के दौरान, अपने भोजन के दौरान किसको कंज्यूम करता है, तो सॉइल पार्टिकल्स को, डेड लीव्स को, है ना, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट बेस्ड है उनको कंज्यूम करता है और उनको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक करके, डाइजेस्ट करके बाहर निकालता है, डिफिकेट करता है। एट द सेम टाइम अपना जो एक्सिटरी मैटर है, जो उसका यूरिया है एक्सिटरी मैटर, उसको उस ऑर्गेनिक मैटर, डिफिकेटेड मैटर के साथ मिक्स करके बॉडी से बाहर निकालता है। अब देखिए ऑर्गेनिक मैटर इज ए काइंड ऑफ मैन्योर, ठीक है, सड़ा हुआ, डिकेइंग एंड कंपैरेटिवली सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर इज ए मैन्योर। पत्ती को अगर हम सड़ा देते हैं क्या बनता है, खाद बनता है ना, इंग्लिश में इसी खाद को तो मैन्योर कहते हैं, तो हम लोग मैन्योर कह रहे हैं इसको। अब इस मैन्योर में इसके द्वारा जब यूरिया मिला दिया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि इस खाद का क्वालिटी बढ़ गया, इट बिकम्स अ वेरी हाई गुड क्वालिटी ऑफ
manure. So that is the reason why we used to keep these worms in the soil so that we can have a better kind of manure for our cultivation purposes. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये यूरिया भी रिलीज करता है और अमोनिया भी रिलीज करता है, डुअल पर्पस. ये रहा एनेलिडा. देन कम्स द आर्थ्रोपोडा, और यहां से वेरिएशन शुरू हो जाता है. आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोड्स जो टेरेस्ट्रियल हैं, यानी सॉइल पर रहेंगे या हवा में उड़कर आएगा वापस कहां पे, जैसे मधुमक्खी है, मच्छर है, भले खूब उड़े, मक्खी खूब उड़े, उड़ने के बाद बैठेगा कहां, पेड़ पौधा पे, जमीन पे, कहीं तो बैठेगा. तो ये सब किसका आएगा, टेरेस्ट्रियल ही आएगा. जाके पानी में डुबकी तो लगाने नहीं लगेगा, है कि नहीं. कभी देखें जाके पानी में डूब गया, हवा में उड़ा, पानी में चल गया, ऐसा कोई भी इंसेक्ट शायद ही हो. सो दीज आर ऑल्सो, जो कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल. और जो जमीन पे रेंगते हैं, दे आर द टेरेस्ट्रियल, तो वो है ही है, राइट. तो इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है मल्पीजियन, मल्पीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है. और ये रिलीज करता है इसके मदद से, इसका एक्सक्रीटरी मैटर होता है यूरिक एसिड, एक्सक्रीटेड. जबकि यहां आपको बता चुके हैं नेफ्रिडिया अमोनिया भी रिलीज कर सकता है, यूरिया भी रिलीज कर सकता है. तो एक तरह से आपको नहीं लग रहा है ट्रांजिशन फेज है. जो फ्लेम सेल्स हैं वो तो डेडिकेटेड अमोनिया रिलीज करते हैं, ये सभी जानते हैं. जो रेनेट सेल्स हैं ये भी अमोनिया रिलीज करता है, ये भी हम जानते हैं. नेफ्रिडिया में आए, एनेलिडा में ये अमोनिया यूरिया दोनों रिलीज कर पाना है. उसके बाद देखिए टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये रिलीज करते हैं यूरिक एसिड. लोअर एनिमल्स में यूरिक एसिड भी आ गया एज एन एक्सक्रीटरी मैटर, ठीक है. और जो एक्वेटिक होते हैं, इसमें जगह नहीं है, यहां तक लिख के आपको जगह छोड़ देंगे, AQUATIC. जो एक्वेटिक हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉन, फॉर एग्जाम्पल क्रैब्स, इनमें एंटेनल ग्लैंड या इसी को ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, ये पाए जाते हैं. अभी जगह कम हो गया है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नहीं भी है तो हाँ बोलने में क्या जाता है. चलिए एंटरटेनमेंट हो गया. अब आते हैं यहाँ, ये एंटेनल ग्लैंड्स हैं या प्रॉन का जो ये ग्रीन ग्लैंड है, या इस तरह के एनिमल्स जो है जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, वो रिलीज करेंगे अमोनिया, क्योंकि इनको वाटर में ही रहना है, तो वाटर प्रिजर्व करने से इनको कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं. नाउ वी मूव ऑन टू आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का. और जानते हैं मोलस्क्स आर फ्रॉम द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू मोर एडवांस देन देम. और आपको पढ़ाते समय दिखाई भी थे कि देखिए एनेलिडा इज द टर्निंग पॉइंट. एनेलिडा से एक ब्रांच निकलता है आर्थ्रोपोडा, दूसरा निकलता है मोलस्का. तो एनेलिडा ही आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों का एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, जो नेफ्रिडिया है, एनेलिडा में नेफ्रिडिया था ना, तो नेफ्रिडिया ही मल्पीजियन ट्यूब्यूल या एंटेनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड में कन्वर्ट हुआ. और आगे देखिएगा मोलस्का, इनमें ना पाउच्ड किडनी होता है. तो पाउच्ड किडनी में हुआ क्या, जो प्रिमिटिव किडनी हमारे किडनी का जो ये जो देख रहे हैं ना, अच्छा ये ऊपर चला गया है,
ये देखिए, ये जो आप किडनी देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे पतले पतले लाइंस देख रहे हैं, ये पतले पतले लाइंस अब दिख रहा है, फाइन लाइंस। ये एक एक फाइन लाइन में बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन। और हमारे किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है ना, फिल्टर करने का, ब्लड को फिल्टर करने का जो बेसिक यूनिट है, दैट इज नेफ्रॉन। और एक किडनी में करीब करीब 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन रह सकते हैं। एटलीस्ट इतने नेफ्रॉन लेके हम जन्म लेते हैं पर किडनी। बाकी तो हमारा हेल्थ और हमारा डेली का लाइफस्टाइल वो डिसाइड करेगा कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे हमारे पास कितने नेफ्रॉन सही सलामत रहेंगे, दैट डिसाइड्स। एक एवरेज के मुताबिक कहा जाता है हम इतने तरह के हार्मफुल आइए इतने तरह के हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं ना कि बाय द एज ऑफ 40% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर डिस्ट्रॉयड, डिजेनरेट कर जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, इन्फेक्शंस के कारण, कभी कुछ मेडिसिन या ड्रग्स ऐसा होता है उसके कारण, या लाइफस्टाइल एरर है, बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हमारे बाय द एज ऑफ 40 ऑन एन एवरेज 40% नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी इसका 40 साल हम 60 साल हम 60% नेफ्रॉन के साथ गुजारते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए, हाँ बोलिए, हाँ, तो उतना अगर सही सलामत रख लिए तब तो हेल्दी लाइफ लीड करते हैं, और अगर वो घट गया तो धीरे 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 सारा बॉडी, एनीवे दैट इज अनदर पार्ट। यहाँ बोलने के लिए है क्या, ये जो फाइन स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, इसमें आके सारे नेफ्रॉन्स खुल रहे हैं। तो पॉइंट क्या है भाई, ये हम अभी क्यों दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं दिस इज द किडनी एंड दिस किडनी होस्ट्स millions of nephrons, the filtration unit in a single structure, है ना। बॉडी के पूरे ब्लड को फिल्टर करने के लिए जितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उन सबों को एक जगह क्लब करके रखा है, इसमें और इसमें, दो किडनी ने, है ना। और ये मॉडल ऑलरेडी किस में आ चुका है या किससे शुरू हुआ है, इट इज फ्रॉम द मोलस्का। इट इज फ्रॉम द मोलस्का। तो यही बता रहे थे कि देखिए हमारे पास जो अब आया है मोलस्का, इसके बारे में बात करना होगा, इसका एक्सिटरी स्ट्रक्चर क्या है। सो दे हैव पाउच्ड किडनी, और होता क्या है, इस पाउच्ड किडनी में रहता क्या है, ढेर सारे सिंपल टाइप ऑफ नेफ्रॉन, जो कि नेफ्रिडिया से थोड़ा सा डेवलप्ड है। एनेलिडा में नेफ्रिडिया था ना, उससे थोड़ा सा डेवलप्ड नेफ्रिडिया, है ना, एक जगह इकट्ठा, एक एक ऑर्गन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसे वो कहते हैं पाउच्ड किडनी। यानी ब्लड को एक पर्टिकुलर एरिया में लाके फिल्टर करके उसमें से वेस्ट अलग करके फ्रेश ब्लड को, मतलब जो वेस्ट फ्री ब्लड को बॉडी में ये सर्कुलेट करते। और इसका मेथड ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन या क्लोज, मोलस्का का, हाँ बिल्कुल ओपन टाइप है। क्लोज तो एनेलिडा में था, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों में ओपन टाइप होता है। गुड। सो इसमें जो पाउच्ड किडनी है, ये ह्यूमन के किडनी या मैमेलियन किडनी या और थोड़ा पीछे चल जाए कॉर्डेट की किडनी का प्रोटोटाइप है। यही आगे डेवलप होते होते कॉर्डेट में किडनी का जो एक्चुअल फॉर्म है वो लिया, और ह्यूमन में जो कि सबसे ज्यादा एडवांस्ड एनिमल्स के कैटेगरी में आता है, इसमें और ज्यादा स्पेशलाइज्ड किडनी बन गई। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी मोलस्का, इसमें पाउच्ड किडनी। मोलस्का के बाद और कहने की जरूरत है, इसका एक्सिटरी मैटर क्या होगा, अमोनिया, पानी में ही रहता है। और अगर जमीन पर भी पा जाता है तो देखिएगा, घोंगा जो होता है, शंख, है ना, जो जमीन पे चलता है तो पीछे पानी का लकीर छोड़ते हुए जाता है। हाँ, स्नेल का ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं ना, पानी का लकीर पीछे छोड़ते हुए जाता है, मिट्टी के ऊपर जा
बरसात के दिन में खूब निकलेगा, गीला रहता है। जिसका मतलब है क्या, वो वाटर का एक लेयर अपने बॉडी पे हमेशा रखता है, जस्ट लाइक द एनेलिडा। उससे उसको दो फायदा होता है, उसका जो रेस्पिरेशन है वो एयर, पढ़ाए भी थे कि एयर पहले उसके मॉइस्चर वाले लेयर में आके ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, वहां से बॉडी वॉल के थ्रू जाता है, और अपना एक्सक्रीशन के लिए भी वो अपने उस तरह के पाउच किडनी स्ट्रक्चर को यूज करता है, और उसी से अपने एक्सीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है। सो देयर एक्सीटरी प्रोडक्ट एमोनिया। अब मोलस्का के बाद हम लोगों को किधर चलना चाहिए, इकाइनोडर्माटा। और अनफॉर्चुनेटली इकाइनोडर्माटा क्या किया, इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन स्ट्रक्चर्स बहुत कम पाए जाते हैं। इसने प्रिमिटिव लाइफस्टाइल एक्वायर कर लिया, और इसलिए देखे होंगे ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को सरेंडर करके वाटर वेस्कुलर सिस्टम लेकर आया है। देखे है ना, ट्यूब फिट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, अलग अलग लेवल के कैनाल्स हैं जो बॉडी में वाटर को फ्लो कराते हैं, है ना। तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर लेकर आया, जिसे हम लोग रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन की ओर भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और इकाइनोडर्माटा में एक्सिटरी स्ट्रक्चर ऐसा कोई स्पेशलाइज नहीं है, बॉडी वॉल लेवल पे फिर पुराने एनिमल्स, पिछले प्रकार के एनिमल्स की तरह बॉडी वॉल लेवल पे एक्सक्रीशन करता है। तो इसमें होता है एक्सक्रीशन एट बॉडी वॉल लेवल। और आश्चर्यजनक बात नहीं है, इसका भी अमोनिया होता है, एक्सक्रीटरी मैटर। ठीक है। इकाइनोडर्माटा के बाद हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, और इसमें बता सकते हैं, याद है इसका एक्सिटरी स्ट्रक्चर क्या कहलाता है और कहां पे प्रेजेंट रहता है। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बताइए, देखिए बड़ा अच्छा लगेगा हमको। दो ठो पढ़ाए थे, एनसीईआरटी बुक भी दो ठो लिखा है, बैलेनोग्लॉसस और एक ठो सैक्युलोग्लॉसस, था ना। और बताए थे कि देखिए बॉडी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, प्रोबोसिस, ट्रंक, है ना, प्रोबोसिस, ट्रंक एंड एब्डोमेन, ये 3 हिस्से थे। तो जो प्रोबोसिस है दरअसल वो उसका डिगिंग ऑर्गन भी है, जमीन में पानी में ही रहता है, और गीला जमीन जहां पे है उसको डिग करता है, गड्ढा करता है, और वहां पे जाके रहता है। तो उस जमीन में रहता क्या है, बालू। तो कहने का मतलब ये पाया कहां जाता है, हेमिकॉर्डेटा मैरीन वर्म है, ये मैरीन एरिया में रहता है, यानी खारा पानी में पाया जाता है, और समुद्र के किनारे वाले इलाका में। तो इसे सैंड वर्म भी कहते हैं, सैंड में गड्ढा करके उसमें रहता है। तो गड्ढा करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना, खुदाई करेगा, तो डुअल पर्पस सॉल्व करता है। उसका जो वो प्रोबोसिस है, उसी प्रोबोसिस से वो सॉफ्ट सॉइल में डिगिंग एक्टिविटी भी करता है, और यही उसका एक्सिटरी स्ट्रक्चर भी है। समुद्र में रहता है, पर किनारे वाले एरिया में ज्यादा पाया जाता है। ओके, लेकिन वर्म जैसा लगेगा, छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ हाँ, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, ज्यादा बड़ा नहीं। यस, सो हेमिकॉर्डेटा, इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और इसका नाम है प्रोबोसिस। ठीक है, और अमोनिया रिलीज करता है। अब इसके बाद तो कॉर्डेटा आ जाएगा। कॉर्डेटा में फिश से लेके हम लोग
एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स तक आएंगे और इन सबों में किडनी होता है। जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाते हैं वैसे वैसे किडनी और ज्यादा डेवलप होता जाता है। तो इस तरीके से अब किडनी कॉर्डेटा में आ चुका है ना, पिक्चर में आ चुका किडनी, और तब हम लोग जाके मैमेलियन यानी ह्यूमन किडनी स्टडी करें। यहां तक पूरा कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीवे, सो यहां देख लिए हम लोग हेमिकॉर्डेटा। नाउ द क्या कहते हैं, कंडीशन इज ओपन। अब कॉर्डेटा आ चुके और कॉर्डेटा में हम लोग अब देखेंगे ह्यूमन। अब ज्यादा इधर उधर नहीं, अब सीधे वी कम बैक टू ह्यूमन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें हम लोग को देखना है किसको, तो यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम। तो जरा इंपोर्ट कर लें। आ जाइए, ओके, दिखाई दे रहा है। नो, ये है यूरिनरी सिस्टम। इसमें क्या क्या दिख रहे हैं, हम लोग को चाहिए 2 किडनीज, चाहिए 2 यूरेटर्स, चाहिए 1 यूरिनरी ब्लैडर, और चाहिए 1 यूरेथ्रा। देख लीजिए क्या क्या है, 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर है और 1 यूरेथ्रा। अब ये कौन क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले करेगा वो देखिए। किडनी जो है, किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर करेगा, छानेगा। किसको छानेगा, तो वेस्ट को ले जाना है, और ले आने वाला एकमात्र साधन है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेबल फ्लूइड, ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल, और वो है ब्लड। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन करेगा फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ तो ब्लड, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड को फिल्टर करके एक्सक्रीटरी मैटर को जो कलेक्ट करेगा वो क्या होंगे, कलेक्ट एक्सक्रीटरी मैटर। और याद रखिए एक्सक्रीटरी मैटर वो हैं जो कि ऑस्मोटिक डिसबैलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं को बाहर फेंकना है, उन्हीं को निकाल देना है, उन्हीं को ब्लड में से अलग करना है। दैट इज व्हाई दिस फिल्टर प्रोसेस इज देयर, राइट। तो ये प्राइमरीली होगा यूरिया ह्यूमन बॉडी में, प्लस सॉल्ट्स जिसमें कि सोडियम क्लोराइड प्रधान है, NaCl। इसके अलावा और भी क्या है, कुछ ड्रग्स हैं एटसेट्रा, कुछ अमीनो एसिड्स है, कुछ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स नहीं कुछ अमीनो एसिड्स होंगे। और अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज बहुत बढ़ा हुआ है, डायबिटिक है, तो एक्स्ट्रा शुगर है ना, जिसको किडनी होल्ड नहीं कर पाता, वो भी इसमें अपीयर होने लगता है। तो ये सारी चीजें इसमें आने लगती है, राइट। तो ओवरऑल मेजर पोर्शंस एक्सक्रीशन में यानी यूरिन में क्या कराएगा, वही ये क्या हो गया, यूरिया होगा एंड सॉल्ट, और सॉल्ट में भी कौन, यूरिक एसिड। ओके, अब यूरेटर ये क्या करने वाला है, तो किडनी में से यूरिन को कलेक्ट करेगा, आगे बढ़ने का रास्ता देगा, आई मीन है ना। तो मेक्स वे, इसका काम है मेक्स वे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन
आउट ऑफ किडनी टू द, कहां ले जाएगा, यूरिनरी ब्लडर। लेके आने वाला है यूरिनरी ब्लडर। यहां देख लीजिए, किडनी यहां पे प्रोड्यूस हुआ यूरिन, ये इसके रास्ते, यूरेटर के रास्ते आकर जमा होगा यूरिनरी ब्लडर। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लडर, इसके बारे में हम लोग थोड़ा एपिथेलियम टिश्यू में पढ़े भी हैं, आप देखे होंगे। इसके टिश्यू के बारे में हम लोग बोले थे कि ये यूरोथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये फैल सकते हैं, बताए थे ना। ये एक्सपेंडेबल स्ट्रेचेबल है, और केवल हमारे बॉडी में सिर्फ इसी जगह यानी यूरिनरी ब्लैडर में ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाए जाता है, और बॉडी के किसी भी हिस्से में ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं होता। क्योंकि ये यूरिन से रिलेटेड है, इसलिए इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम लोग ऑल्टरनेटिवली यूरोथेलियम भी कहते हैं। ऐसा एपिथेलियम जो यूरिन में मदद करे, यूरोथेलियम। सो दिस इज द वन, यूरिनरी ब्लैडर। इट हैज collection of urine is the purpose। पर्पस इसका है यूरिन कलेक्ट करना। और लास्ट बच गया कौन, यूरेथ्रा। ये एग्जिट है, एग्जिट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। बॉडी से यूरिन के बाहर निकलने का रास्ता यूरेथ्रा के थ्रू आता है, यानी कि यूरेथ्रा ही बॉडी के बाहर खुलता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट। अब एक और चीज देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है यहां पे एक गैप जैसा है इस एरिया में, यहां साफ सुथरा कर दें। ये एरिया देखते हैं, ये एरिया, यहीं से ना यूरेटर बाहर आ रहा है, देख रहे हैं, यहीं से ना यूरेटर बाहर आ रहा है। तो किडनी के जिस एरिया से यूरेटर बाहर आ रहा है उसके लिए एक टर्म है, उसको कहते हैं हाइलम। नहीं दिखा पाया है, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है। तो दरअसल किडनी का शेप देख रहे हैं, बीन शेप्ड है। बैक साइड में पीछे की तरफ यानी डोर्सल सरफेस पे ये फैला हुआ है, कॉन्वेक्स है। डोर्सल सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है ना। और वेंट्रल सरफेस देखिए तो कॉनकेव है, अंदर की ओर दबा हुआ है। वेंट्रल यानी फ्रंट साइड, अंदर की ओर दबा हुआ है, अंदर की ओर दबा हुआ है, और बाहर की तरफ फैला हुआ है। तो डोर्सल सरफेस यानी पीठ के तरफ ये कॉन्वेक्स रहता है, और वेंट्रल सरफेस फ्रंट साइड में ये कॉनकेव रहता है। ठीक है। दिस इज हाउ द किडनी इज। और ये जो कॉनकेव पॉइंट है जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है या जुड़ा हुआ है किडनी से, जिसके थ्रू यूरिन बाहर आएगा, उस जगह को कहते हैं हाइलम। ठीक है। सभी के पास किताब होगा, बुक होगा, है ना। तो इस जगह को मार्क कर लीजिए। दिस इज, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है, इसको यहां एक्सप्लेन कर देंगे, आपको आसान होगा। है, हाँ, तो वो नोट कर लीजिए, दिस इज हाइलम।
हालांकि बुक में डिस्कस किया होगा व्हाट इज हाइलम। आइए आगे बढ़े। ये बहुत सिंपल डायग्राम है इसलिए हम इसको ड्रॉ कर नहीं रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जिस जगह पे हाइलम है, जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है, वो एरिया देखिए तो रेड कलर के इस ट्यूब को अंदर जाने दे रहा है। और जानते हैं ये है ब्लड वेसल, रेड वाला। तो जो ब्लड वेसल रेड कलर का ब्लड लेके जा रहा है ना, उसको हम लोग क्या कह देंगे, आर्टरी या वेन, तो उसको आर्टरी कहेंगे। रीजन क्या है जानते हैं, रेड कलर का ब्लड इज एन इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो नेचुरली अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है तो कैसा ब्लड वेसल होगा, आर्टरी। दैट इज व्हाई दिस इज एन आर्टरी। ठीक है। ठीक उसी जगह पे देखिएगा ब्लू कलर का एक तो ब्लड वेसल इसमें एंटर या एग्जिट कर रहा है, सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो ब्लू ब्लड इज एन इंडिकेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है। तो यहां पे ये कैसा ब्लड वेसल हो जाएगा, वेन। ठीक है। तो रेड वाला आर्टरी, ब्लू वाला वेन। अब किडनी या किडनी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के लिए टर्म यूज होता है रीनल। रीनल, ठीक है, रीनल यानी ऑफ द किडनी। तो यहां रीनल आर्टरी हो जाएगा, किडनी के लिए जो आर्टरी आया रीनल आर्टरी, और किडनी से जो वेन बाहर निकल रहा है ब्लड लेके, उसको क्या कर देंगे, रीनल वेन। सो सिंपल। तो रीनल टर्म ऑलवेज रिमेंबर इज एसोसिएटेड विथ किडनी। ठीक उसी तरीके से जैसे पल्मानो कहीं लिखा हुआ रहे, बिना सोचे समझे समझ लीजिएगा ये लंग्स के बारे में बोल रहे हैं। तो पल्मानो स्टैंड्स फॉर लंग्स, रीनल स्टैंड्स फॉर किडनी, हेपेटो स्टैंड्स फॉर लिवर, सेरेब्रो स्टैंड्स फॉर ब्रेन। ठीक है। इस तरह से कुछ सर्टेन टर्म्स हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। सार्को मींस मसल। ठीक है। सार्को मतलब मसल। ये कुछ चीज है, याद रखिएगा। जैसे एक जगह आप नोट ही कर सकते हैं, करवा देते हैं, यहां तक पहले कीजिए। तो ये हाइलम ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जो एक ओपनिंग देता है किडनी में किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के एंटर करने का या किडनी से किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एग्जिट होने का। इसके सिवा इसमें और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां से किडनी में एंटर या एग्जिट किया जाए। दूसरी चीज, किडनी के टॉप पे एक टोपी की तरह छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एंड दिस एड्रिनल ग्लैंड इज ए काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है। हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन्स कोई भी बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होने वाले ब्लड में आने वाले केमिकल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो आप देखेंगे लास्ट चैप्टर है हम लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकॉइड्स। तो वहां पर देखेंगे, अभी उतना ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि हाँ इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर शामिल है? ऐसा एक स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देखें, याद आता है? कहीं देखें? नहीं याद आता है? फ्रॉग में देखे नहीं है? हाँ तो देखे है ना, मॉडल वही है ना। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड उसमें भी था, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड इसमें भी है, मॉडल तो वही है ना। स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, पर बेसिक मॉडल वही है। कॉर्डेट है, कॉर्डेट का मोर और लेस जो ऑर्गन मॉडल है वो लगभग वैसे ही रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। एनीवे, सो एड्रिनल ग्लैंड इज प्लेस्ड ओवर हियर। नाउ ये जो किडनी है ना, इस किडनी के ऊपर एक टफ स्ट्रक्चर रहता है प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में, इसको किडनी कैप्सूल कहते हैं।
ये जो किडनी है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर रहता है, ये हो गया प्रोटेक्टिंग लेयर, इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल, इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर रहता है, इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। अब आइए, ये जो रीनल कैप्सूल है ये बना हुआ होता है। अच्छा एक चीज बताइए, किडनी को फैलने सिकुड़ने का जरूरत है क्या? नहीं। लंग को फैलने सिकुड़ने का जरूरत है? नहीं। तो फिर सांस कैसे लीजिएगा बउआ? लंग्स। लंग नहीं फैलेगा तो हवा कैसे भरिएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम भूल गए? फेफड़ा, हवा, पूरा बोल गए। इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है? प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप समझाए थे, रिवीजन करो। आप गड़बड़ हो रहा है आपका, वेरी बैड। तो यहां पे ये समझाना था कि देखिए इसका जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बढ़ेगा घटेगा नहीं। दैट मीन्स इसको जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर देंगे, कवर देंगे, उसमें ऐसा कुछ देंगे नहीं कि इसको एक्सपेंड करने लायक बना के रखे। वो टफ लेयर दे दे, दैट इज ओके। ठीक, और टफ लेयर देते हैं हम लोग किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये कनेक्टिव टिश्यू तो होगा, लेकिन कैसा? हम लोग देंगे यहां पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, शीट लाइक। बनाए थे ना कनेक्टिव टिश्यू, उसको दिए थे लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर दिए थे डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर में व्हाइट फाइब्रस येलो फाइब्रस था, और डेंस रेगुलर में बोन एंड कार्टिलेज था। ठीक है ना? तो व्हाइट फाइब्रस येलो फाइब्रस इन दोनों को फर्दर दो दो भाग में बांटे थे। व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड लाइक, व्हाइट फाइब्रस शीट लाइक, येलो फाइब्रस कॉर्ड लाइक, येलो फाइब्रस शीट लाइक। तो जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां पे फैलना सिकुड़ना है, वहां पे येलो फाइब्रस देंगे, और जहां फैलने सिकुड़ने का जरूरत नहीं है व्हाइट फाइब्रस दे देंगे। तो किडनी पर फैलने सिकुड़ने का जरूरत नहीं है, इसलिए इसका जो रीनल कैप्सूल है ये व्हाइट फाइब्रस शीट लाइक कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। व्हाइट फाइब्रस शीट लाइक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है रीनल कैप्सूल, और ये इसका प्रोटेक्टर है। ठीक है, आप पेंसिल से बुक में ही मार्क कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप एक जगह लिख लीजिए बुक में, उस डायग्राम को फिर कॉपी में तो आप बनाएंगे ही, वहां पे अपना प्लेस कर लीजिएगा, ये याद रखिए। अब हम दो किडनी देख पा रहे हैं, तो किडनी दो ही होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। नहीं नहीं, एक पेयर, एक पेयर यानी दो, एक जोड़ा। अच्छा एक पेयर हुआ ना रे? क्या बात करते हैं, ये ऐसे काटा है इसलिए आधा दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया है, ये नहीं है कि दो टो है। कॉमिक कैरेक्टर है। तो ये एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। अब हमारा जो लेफ्ट है ना वो दरअसल राइट है, तो दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट किडनी हो जाएगा राइट किडनी। पर मोर और लेस बॉडी में दोनों किडनी का साइज बराबर ही रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम, स्लाइट डिफरेंस रहता है, और अदरवाइज बोथ द किडनीज आर ऑफ सेम साइज। ठीक, वो आप देख पा रहे हैं राइट किडनी के अंदर अंदर घुसपुस बहुत सारा स्ट्रक्चर दिया है, देयर आर a lot of structures, but the left kidney is not showing those. The reason क्या है भाई? सेम स्ट्रक्चर लेफ्ट और राइट दोनों में होते हैं, किसी एक को डिसेक्ट करके अंदर के पूरे स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश किया है, राइट?
तो इसीलिए राइट किडनी में ये सब दिखा दिया, लेफ्ट किडनी दिखा रहा है कि भाई देखिए किडनी अगर बाहर से देखें हमको कैसा दिखाई देता है, और राइट किडनी में अंदर का एनाटॉमी दिखाया। इतनी सी बात है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए पूरा जो भी हम जोड़े हैं, उसके बाद आगे बढ़े। खराब हो गया, चलिए। सम important structure names। पल्मनो मतलब होता है लंग, सीरियल नंबर 2। सार्को मतलब होता है मसल, कार्डियक मतलब होता है हार्ट, सेरेब्रो मतलब होता है ब्रेन, हिपैटो मतलब होता है लीवर, गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टोमक, ऑप्थेल्मो मतलब होता है आई, लिम्ब मतलब होता है हैंड्स एंड लेग्स, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, रीनल जो असली था बताना ही था, ऑफ किडनी, वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड रिलेटेड, फिर डिजिट्स मतलब होता है फिंगर, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स, अभी इतना ही रखिए, अभी और ध्यान में नहीं आ रहा है, मोर और लेस चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दिस इज हाउ द किडनी इज, ठीक है, सेम के आकार का है ना, और इस किडनी के दो हिस्से, ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर,
और आउटर के लिए टर्म यूज होता है और इनर के लिए जो टर्म यूज होता है दोनों अलग अलग हैं। आउटर के लिए यूज होता है कॉर्टेक्स और इनर के लिए टर्म यूज होता है मेडुला। ठीक है, तो किसी भी दिए गए किडनी में दो हिस्से होंगे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कि रीनल कैप्सूल कहां पर होगा, कॉर्टेक्स पे होगा कि मेडुला पे होगा, क्या कहिएगा? कॉर्टेक्स पे होगा, मेडुला तो अंदर की तरफ है ना। किसके पीठ पे होगा रीनल कैप्सूल? कॉर्टेक्स के पीठ पे होगा, आउटर साइड। ओके, अब है क्या, ये गौर करने वाली बात है, ये जो है ना, दिस इज द ओपनिंग ऑफ किडनी, और इसी के लिए नाम यूज हुआ है हाइलम, जो वहां डायग्राम में आप देख रहे थे। दिस इज व्हाट द हाइलम इज। अब अगले स्टेज में आते हैं, इसको और डिटेल हम लोग को देखना है, इसीलिए ओके। ऐसे ऐसे बनाइएगा, बनाते चलिए मेरे साथ। नहीं, एकदम फ्री हैंड डायग्राम है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, सिंपल सिंपल है, लेकिन अगर सिंपल चलेंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहां तक हो चुका होगा, ये छोटा छोटा कौन बना लिए। अब देखिए, इसको ना ऐसे करके ढक दीजिए, ऐसे ढक्कन लगा दीजिए, और ये एरिया है कॉर्टेक्स, ये एरिया है मेडुला, और यहां जो दिखाई पड़ रहा है ये है मेडुलरी पिरामिड, ये है मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और इन मेडुलरी पिरामिड्स में फाइन लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, देखे हैं ना, उस समय दिखा रहे थे, ये फाइन लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सभी पिरामिड्स में ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, और ये जो फाइन लाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं रीनल कैलिक्स, इन्हीं को रीनल कैलिक्स या रीनल पैपिला भी कहते हैं। तो वहां तक पूरा कीजिए, हो चुका। अब सबके नीचे ऐसा एलिप्टिकल स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, अंडाकार। ये आपको सिखा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कैसे किडनी के इनर पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। बना लिए? अब क्या कीजिए, देखिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद ये ऐसे करके यू शेप बनाइए और इनको ना मिलाते जाइए, ये यू बनाते जाइए और मिलाते जाइए इनको। कैसा लग रहा है देख के? बन गया? दिस इज हाउ वी विल मेक इट। ये है, ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं ना, ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं गड्ढा जैसा, ये है
COLUMN, कॉलम ऑफ बर्टीनी, इन्हें कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, और ये हो गया यहां से बाहर की ओर निकलता हुआ यूरेटर, और ये जो आप जगह देख रहे हैं जहां पे ये आके ओपन हो रहे हैं, इन्हें कहेंगे रीनल पेल्विस। ओके, एक छोटा करेक्शन देखिएगा ना, इन्हें रीनल कैलिक्स नहीं कहते, इनके लिए नाम यूज होगा रीनल पैपिला। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ट्यूब लाइक ओपनिंग्स, ये जो है ये जो है ये जो है ट्यूब लाइक ओपनिंग्स, इन्हें हम लोग कहेंगे रीनल कैलिक्स। ये होगा रीनल कैलिक्स। ठीक है, यानी आप यहां देखिए, ये फिगर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर। इस किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ओपनिंग या पाथवे, पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ यूरिन इन द किडनी। यूरिन के मूवमेंट का पाथवे देखिए, चलेगा रीनल कैलिक्स से, ये एरिया हो गया, सॉरी नॉट द कैलिक्स, रीनल पैपिला से, रीनल पैपिला से आएगा किसमें, ये एरिया रीनल पिरामिड, रीनल पैपिला से आएगा रीनल पिरामिड में, फिर रीनल पिरामिड से आएगा रीनल कैलिक्स में, रीनल कैलिक्स से आएगा इस बड़े से ट्यूब में जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस आके खुलेगा किसमें, यूरेटर में। यानी रीनल पैपिला से लेके रीनल पेल्विस तक का जगह क्या हो जाएगा, किडनी। और जैसे यूरेटर में आया यानी यूरिन किडनी से बाहर, ये हो गया पार्ट्स ऑफ किडनी, ये हैं पार्ट्स ऑफ किडनी। और हम लोग पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ यूरिन इन द किडनी दिखा रहे थे, तो देख लीजिए ऐसे ऐसे चल के यूरिन किडनी में आएगा और बाहर की ओर जाएगा तो किसमें गिरेगा, यूरेटर। अब आगे जब यूरिन के आगे बढ़ने का रास्ता देखेंगे फिर यूरेटर से आगे बढ़ेंगे। ऐसे जान भी रहे हैं यूरेटर से आगे जाके कहाँ खुलता है, अभी देखें यूरिनरी ब्लैडर में,
और ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। ठीक है, सो दिस इज द पाथ ऑफ यूरिन दैट इज टेकन अप इन द किडनी। कोई डाउट मन में नहीं रखना है, पूछ लीजिए, चाहे कितना भी सिली सवाल हो। वोमेंस कैप्सूल पर आएंगे, अभी हम लोग नेफ्रॉन पे नहीं आए, नेफ्रॉन में है। नहीं, स्किन एपिडर्मिस में नहीं, एक्चुअली नेफ्रॉन में आपको बताए होंगे कि उसका जो पीसीटी है, वो पीसीटी वहाँ पे आपको मिलेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम, फिर आपको उसमें फिर मिलेगा ये क्या बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, हाँ। हो गया यहाँ तक? अच्छा, पूरा कर लीजिए। ओके, क्या अब देखिए, इसी को हम लोग ड्रॉ किए हैं सोच समझ कर बढ़िया से, है ना। देख लीजिए, बाहर के तरफ ये रहा रेनल कैप्सूल। ओहो, वन मोमेंट, ये देखिए रेनल कैप्सूल, है ना, बाहर के तरफ। उसके बाद देख लीजिए बाहरी एरिया, इसे कहा गया कॉर्टेक्स। उसके बाद अंदरूनी एरिया, ये कॉर्टेक्स के अंदर का हिस्सा, यह मेडुला कहलाएगा। तो मोर और लेस ऐसे समझिए, ये कॉर्टेक्स और बिलो दैट इज मेडुला, बिलो द कॉर्टेक्स इज मेडुला, मोर और लेस। ठीक है, और अब देखिए यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को हम लोग क्या कहे, रीनल पैपिला। और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट, उसके लिए नाम यूज होता है नेफ्रॉन, जिसके बारे में बोल रहे थे। किडनी का फंक्शनल यूनिट, इसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। एंड पर किडनी 1 million nephrons are present. एक किडनी में करीब करीब 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन रहते हैं, तो दोनों किडनी मिलाकर 20 लाख। तो आगे हम लोग को देखना होगा नेफ्रॉन के बारे में। अब ये देखिए नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन में
आपको दो पार्ट्स दिखाई देंगे। नेफ्रॉन हैज टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क होते हैं। एक होता है कैपिलरी नेटवर्क और एक होता है ट्यूब्यूलर नेटवर्क। एक नेफ्रॉन में दो नेटवर्क्स होते हैं, एक कैपिलरी यानी ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी कहने का मतलब हो गया ब्लड कैपिलरी। एक होता है ब्लड कैपिलरी नेटवर्क और दूसरा होता है ट्यूब्यूलर यानी फाइन ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो यूरिन को लेकर ढोएगा कौन? ट्यूब्यूलर नेटवर्क। और यूरिन बनाने के लिए वेस्ट लेकर आएगा कौन? कैपिलरी नेटवर्क। तो बारी बारी से देख लीजिए इनके काम। ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ये करता है ब्रिंग्स ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन। इसका मतलब है ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो एट द लेवल ऑफ नेफ्रॉन होता है ना, और इसीलिए इस नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो एट द लेवल ऑफ नेफ्रॉन हो रहा है। तो उसी तर्ज पर हम लोग कहते हैं ये ट्यूबुलर नेटवर्क क्या करता है, इट प्रोसीड्स विथ द यूरिन, यानी ट्यूबुलर नेटवर्क में ही यूरिन बनता है, जो यूरिन आगे की ओर बढ़ेगा। और एक चीज जान लीजिए, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट इसी का हिस्सा है, ट्यूबुलर नेटवर्क का ही हिस्सा है। कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पार्ट ऑफ ट्यूबुलर नेटवर्क है, और यही आके खुलता है ऐसे ऐसे बहुत सारे एक एक में, एक एक रीनल पैपिला में कई कई कलेक्टिंग डक्ट यानी लार्जर कलेक्टिंग डक्ट आकर खुलते हैं। ठीक है, तभी तो ये स्ट्रक्चर 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स को एक दूसरे से जोड़कर एकोमोडेट कर पाएगा, है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर अरेंज्ड लाइक दिस। तो दिस इज सब डिविजन और डिविजन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए नेफ्रॉन, राइट। अब आगे हम लोग को देखना होगा इनमें जो ट्यूबुलर नेटवर्क है वो कहां कहां है और कैपिलरी नेटवर्क है वो कहां, यहां तक नोट कीजिए।